हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की Q3 FY25 की क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसी रही। तो आज इस वीडियो में इनका क्वार्टरली रिव्यू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था पिछली साल अप्रैल में, जब ये शेयर 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हालांकि ये शेयर जब हमने बाय किया था उससे पहले ये शेयर 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद ये 1:5 का इसमें बोनस इशू आया था। उस हिसाब से अभी यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि 250 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। फिर ये शेयर काफी लंबा रैली आई और यहाँ पे 7-8 जनवरी को ये 1344 रुपए का हाई लगा चुका है। हालांकि अभी अपने हाई से काफी लो पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि किसी कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप भी जा करके ब्लाइंडली इसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि हमारे ऊपर कंप्लायंस होता है कि जिस भी वीडियो पे हम अपनी रिसर्च देते हैं उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है कि हमारी इसमें कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। इस वजह से हमें डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसके शेयर प्राइस के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे रैली आई थी जुलाई के बाद से, ये काफी लंबे समय तक ऑलमोस्ट 6 महीना कंसोलिडेट किया था। फिर एक नया हाई लगा था जनवरी में, फिर उसके बाद अगेन अभी ये दोबारा से ये लो लगा रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन वाला फेज था 800-900 रुपए का, उसके आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने वाली और जरूरी है कि कोई भी मल्टीबैगर आपका इतनी आसानी से नहीं बनता। काफी पेशेंस चाहिए और कंपनी के विजन के हिसाब से आपको होल्ड करना पड़ता है। जैसे कि हमने ये शेयर यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे जुलाई पे हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 6 महीना तक ये कंसोलिडेट किया, फिर ये नया हाई लगाया, फिर नीचे आ गया। अभी भी हम लोग पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मल्टीबैगर रातों रात नहीं बनता, काफी पेशेंस के साथ शेयर को होल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया, हालांकि पूरी मार्केट ही वीक चल रही है, तो उसमें ये भी शेयर कुछ अलग से नहीं है। तो ओवरऑल चार्ट देखें तो अभी थोड़ा सा बियरिश जोन में आने आता हुआ दिख रहा है। अगर ये 800 के लेवल पे कंसोलिडेट करने लगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। और अगर आपको इस शेयर में नई पोजीशन बनाना है तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी कंफर्टेबल लेवल पे आपको प्राइस लगे आप अपने हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें 10,449 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक P 27 का दिख रहा है, इसी के साथ ROC 31% का है। ROE की बात करें तो 24% का दिख रहा है। करेंट टाइम में क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 868 रुपए का ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसके हाई की बात करें तो 1398 रुपए का ये हाई लगा चुका है। पिछली साल जनवरी में 187 रुपए का ये ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों बिजनेस के बारे में ऑलरेडी मैं पिछले 2 वीडियोस में काफी डिटेल में इसका एनालिसिस कर चुका हूं। तो आज हमारा मेनली फोकस होगा कि इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट को रिव्यू करें। तो दोस्तों अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं कि दिसंबर 24 में 649 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि पिछली साल सिर्फ 496 करोड़ रुपीस का था। हालांकि सितंबर क्वार्टर में भी 635 करोड़ रुपीस का ये रेवेन्यू था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 104 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है, जो कि पिछली साल सिर्फ 45 करोड़ रुपीस का था। यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का हो गया। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बिजनेस में ऐसे प्रॉफिट के टर्म्स में ग्रोथ नहीं हुई है। 101 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट था अभी बढ़ करके 104 करोड़ रुपीस का हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर पिछले 2-3 सालों से देखें, यहाँ पे चाहे वो फिर रेवेन्यू हुआ हो या फिर आपका नेट प्रॉफिट, ये कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसी के साथ ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं कि 24% का रहा है, जो कि पिछले साल सिर्फ 14% का था। अभी पिछले क्वार्टर में भी 23% का थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन दोबारा से 24% का बाउंस बैक कर गया। अदर इनकम थोड़ा सा निग्लिजिबल सा 5-6 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। साथ ही साथ इंटरेस्ट का लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 8 करोड़ रुपीस का था, फिर 11 हुआ। अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 12 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पे किया गया। डिप्रिसिएशन का लेवल देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपीस का कांस्टेंट बना हुआ है। उसके कंपेरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत हाई दिख रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का डिप्रिसिएशन बिल्कुल नेग्लिजिबल सा है। तो दोस्तों इसी के साथ एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो TTM रेवेन्यू देख सकते हैं कि 2460 करोड़ रुपीस का हो गया है, जो कि FY24 में सिर्फ 1371 करोड़ रुपीस का था। यहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें 388 करोड़ रुपीस का हो गया, जो कि नेट प्रॉफिट FY24 में 142 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे काफी अच्छी जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट तो डबल से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं 16 से बढ़ करके अभी 23% का TTM बेसिस पे शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल जो 18 करोड़ रुपीस का FY23 में था, FY24 में बढ़ करके 20 करोड़ रुपीस का हो गया। अभी सितंबर 24 में भी 20 करोड़ रुपीस का है। इसका मतलब है कि FY24 में इन्होंने फंडिंग रेज की थी। इसके लिए इन्होंने कैपेक्स भी अनाउंस किया है। अभी पिछले 9 महीने में कोई भी फंडिंग इन्होंने रेज नहीं की। साथ ही साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि 950 करोड़ रुपीस के आसपास है, जहाँ पे बोरोइंग का लेवल 162 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। हालांकि डेट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो कि 85 करोड़ रुपीस का था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 162 करोड़ रुपीस का दिख रहा है।
फिक्स्ड एसेट में ऐसा कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों अगर अदर एसेट पे नजर डालें तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि जो कि 207 करोड़ का FY23 में था, अभी 321 करोड़ रुपीस का हो गया। हालांकि FY24 के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जंप किया है, उस हिसाब से इन्वेंट्रीज का लेवल मेंटेन है। इसी के साथ ट्रेड रिसीवेबल हालांकि बढ़ता हुआ दिख रहा है, 6 करोड़ से बढ़ करके 1013 करोड़ रुपीस का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 201 करोड़ रुपीस का इनके पास कैश था, अभी 179 करोड़ रुपीस का ये कैश मेंटेन कर रहे हैं। कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये बिजनेस से लगातार कैश जनरेट कर रहे हैं। हालांकि इनफ कैश अभी इन्होंने बिजनेस से जनरेट नहीं किया था FY24 तक। अब आने वाले FY25 का जब ये नंबर्स आएगा तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिजनेस से कितना कैश जनरेट किया। हालांकि साथ ही साथ कैपेक्स भी कर रहे हैं, उसके अलावा फंडिंग भी रेज की थी तो 192 करोड़ रुपीस का यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जिसको हम यहाँ पे फर्दर ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स आपका 200 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, यानी 200 करोड़ रुपीस इन्होंने शेयर सेल करके फंडिंग रेज किया है। तो दोस्तों रेशियोज पे नजर डालें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि हालांकि ये डेटर डेज आपका FY24 का दिया हुआ है, पिछले नए महीने में अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि ये जो रेशियोज होता है फाइनेंशियल ईयर वाइज अपडेट होता है। तो 92 डेज का था, अभी बढ़ करके 178 दिनों का हो गया है। साथ ही साथ इन्वेंट्री डेज भी 102 दिनों से बढ़ करके 118 दिनों का हुआ है। मेनली यहाँ पे जो जंप देखने को मिला है डेटर डेज में देखने को मिला है, इसी वजह से हम ट्रेड रिसीवेबल भी देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करें तो 130 दिनों का था, अभी घट करके 118 दिनों का FY24 में रहा है। लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कि FY25 में जब ये नंबर्स आएंगे तो वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ता हुआ ही दिखेगा। इसी के साथ ROC में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 10% का जो था FY23 में FY24 में बढ़ करके 31% का हो गया है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 51% जब इन्होंने फंडिंग रेज की उसके बाद से ये एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। इसमें FIs की भी होल्डिंग है, 3% से ऊपर की होल्डिंग है। साथ ही साथ DIs की होल्डिंग थोड़ा सा घटी हुई है लेकिन अभी भी 5.25% के आसपास है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग की बात करें 39.9 ऑलमोस्ट कह सकते हैं 40% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। इसी के साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो ये लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि FY24 के एंड में 52,000 थे, अभी 1,53,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। इसका मतलब है शेयर की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, रिटेल इन्वेस्टर इसमें अच्छा ओन कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि शक्ति पंप का शेयर प्राइस जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है अपने 1 सालों में, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, जो कि पिछली बार जो 800 का लेवल पे कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दिया था, अभी दोबारा से 800 के लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ यहाँ पे TTM बेसिस पे रेवेन्यू में और साथ ही साथ प्रॉफिट में काफी जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का हो गया है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग दिख रही है, कंपनी ने फंडिंग रेज की थी जिसके लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बोरिंग का लेवल ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है। आगे हम ये समझेंगे कि इनका बोरिंग का लेवल डबल क्यों हुआ है। कैश फ्लो में हमने देखा कि FY24 तक इन्होंने ठीक ठाक के बिजनेस से कैश जनरेट किए हैं, लेकिन FY25 का जब डेटा आएगा तो वो ज्यादा क्लियर पिक्चर देगा कि इन्होंने बिजनेस से कितना कैश जनरेट किया है। रेशियोज ओवरऑल ठीक दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स ने फर्दर कोई स्टेक सेल नहीं की है, FIs और DIs अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है। हालांकि कंसर्न ये है कि पब्लिक का होल्डिंग बढ़ गई है, जो कि 40% के आसपास की हो गई है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों आप आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की, Q3 की परफॉर्मेंस पे मैनेजमेंट ने क्या कुछ बताया, आने वाले सालों में ये कंपनी में क्या कुछ खास चल रहा है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने बताया कि ये अभी भी मार्केट लीडरशिप मेंटेन करके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ही बताया था कि प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम, जो कि किसानों के लिए सिंचाई में दिए जाने वाले सोलर वाटर पंप है, ये दे रहे हैं। यहाँ पे एक कंपनी का 25% मार्केट शेयर है, और ओवरऑल इस कंपनी में जो भी रैली आई है ये अकेले कुसुम स्कीम से आई है, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर रिलेटेड सोलर पंप इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। तो दोस्तों इनके अगर प्रेजेंस की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल स्टेट लाइक हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेनली महाराष्ट्र में इनका अच्छा बिजनेस आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह के बिजनेस ऑर्डर बुक को देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो इनके ऑर्डर बुक और रेवेन्यू की अगर बात करें तो इनके पास इनफ ऑर्डर बुक है, ये बता रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपीस के इनके पास ऑर्डर सभी पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेजर ऑनगोइंग और नए प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। तो दोस्तों पिछले Q2 FY25 तक इनके पास 1800 करोड़ रुपीस के ऑर्डर थे। हालांकि Q3 पर 2000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न जताया गया कि जिस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं क्वार्टरली परफॉर्मेंस थोड़ा सा फ्लैट रह जाएगी। और ऐसा हुआ भी कि कोई क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज्यादा जंप देखने को नहीं मिला है, लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में काफी YOY बेसिस पे जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे काफी इन्वेस्टर का सवाल था, अगर ये आने वाले 9 महीनों में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो रफली 600 करोड़ रुपीस का इनका क्वार्टरली बेसिस पे रन रेट आएगा। तो मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि 600 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली रन रेट इजीली मेंटेन हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि इनको एडिशनल ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, जिस हिसाब से ईयरली बेसिस पे 25 से 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ कंसर्न भी है, कुछ सप्लाई चेन इश्यूज है, क्या है वो आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इनका रिसेंट में ऑर्डर्स मिला हुआ है, महाराष्ट्र से मगेल तयाला योजना है जिसमें 754 करोड़ रुपीस का ऑर्डर्स है। सॉरी, ये ऑर्डर्स नहीं है, हालांकि पहले जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तो सारे लोग यही समझ रहे थे कि ये एक ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन ये लेटर ऑफ इंटेंट है, यानी इतना ऑर्डर इनको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसान जो है ओवर टाइम किसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट डिसीजन मेकर किसान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है टेंडर निकालती है, बजट अलोकेट करती है, लेकिन किसान जो डिसाइड करता है कि उसको कब कितना पंप इंस्टॉल करवाना है। तो यहाँ पे 754 करोड़ रुपीस का इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है, यानी इसका मतलब है सूनर और लेटर कंपनी को ये ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हरियाणा के ऑर्डर्स की बात करें तो 116 करोड़ रुपीस का कंफर्म ऑर्डर मिल चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा कंपनी का कुछ ईवी से रिलेटेड भी बिजनेस है, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आखिर क्या बिजनेस है उसको समझ लें। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन किया और R&D कर रहे हैं। मेनली ये मोटर्स और कंट्रोलर जो कि ईवीज में यूज होगा, तो यहाँ पे वेरियस कंपनीज के साथ ये पायलट ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी OEM होते हैं ईवीज के, तो उनके साथ ये मोटर्स और कंट्रोलर्स का जो पायलट ऑर्डर्स को अभी ये पूरा कर रहे हैं। जैसे ही OEMs इनके प्रोडक्ट को अप्रूव कर देंगे, फिर ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी R&D फेज में अभी ट्रायल चल रहा है, अभी सैंपल अभी दिखाया है। आने वाले 1 से 2 सालों में यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी इनको देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी एटलीस्ट R&D कर रही है, OEM के साथ पार्टनरशिप कर रही है, उनका पायलट ऑर्डर भी पूरा कर रही है, तो फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अभी तक इसमें कोई रेवेन्यू ऐसा नहीं आ रहा। साथ ही साथ कंपनी ने बताया कि फ्यूचर आउटलुक काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे मार्केट ग्रो कर रही है। इसी के साथ ये EV OEM के साथ फर्दर टाई अप करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड को काफी पहले हमने रिकमेंड किया था और अभी भी हम इस लेवल पे भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं, अभी कौन कौन से शेयर हमने रिकमेंड किए हुए हैं, ये अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा पर्सनली आपको कुछ डिस्कस करना हो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो उसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों एक्सपोर्ट का बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इन्होंने बताया कि पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, अभी इस क्वार्टर में 106 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ये कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ओवरऑल Q3 की अगर रेवेन्यू की बात करें तो 650 करोड़ रुपीस में से 106 करोड़ रुपीस एक्सपोर्ट से आए हुए हैं। इसी के साथ पहले 9 महीने FY25 तक अगर YOY बेसिस पे ग्रोथ की बात करें तो 58% की काफी हेल्दी ग्रोथ इनकी एक्सपोर्ट में हुई है। तो दोस्तों अगर इनके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों इन्होंने राजस्थान में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कुसुम सी ग्रिड कनेक्टेड पंप स्कीम। यहाँ पे ओवरऑल फंडा यह था कि ऐसे पंप इंस्टॉल किए जाए जहां से पंप में जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचे उसको ग्रिड पे सप्लाई किया जा सके। तो अगेन ये पायलट प्रोजेक्ट था, अभी इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि इन्होंने बताया कि 150 करोड़ रुपीस का ये टोटल प्रोजेक्ट था। हालांकि ये काफी लंबे समय से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है और इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज अगर ये वायबल होता है तो फ्यूचर में ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल कंपनी ने भी यही बताया कि एक किसान है जो कि पंप इंस्टॉल करता है, तो एक तो सिंचाई में यूज होगा, दूसरा जो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो ग्रिड पे सप्लाई करके 50,000 रुपए साल का बचा सकते हैं। ऐसे में जो डिस्कॉम्स हैं यानी जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उनको भी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और डिस्कॉम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 3 साल के अंदर पे बैक हो जाएगा। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। डिस्कॉम जो पावर स्टेशन से अपनी बिजली लेते हैं वो छोटे छोटे ये सोलर पंप से बिजली तैयार करके सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगले क्वार्टर में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही कुछ क्लैरिटी होगी कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये किस तरीके का चैलेंजेस है और कंपनी क्या कर रही है उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे DCR सेल्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इसी वजह से यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम थोड़ा सा स्लो हो गया। हालांकि इन्होंने बताया कि पिछले क्वार्टर ये 70 से 75 मेगावाट के सोलर पंप इंस्टॉल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में इनका प्लान है कि 1 गीगावाट के सोलर पंप इंस्टॉल करें, उसके लिए एनफ DCR सेल्स की इनको सप्लाई चाहिए। तो करंट टाइम में इनके कुछ सप्लायर हैं जो कि अभी बात करें तो अडानी और प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, दोनों ही आप देख सकते हैं कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इनसे ये DCR सेल बाई कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पैनल के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, यहाँ से 1-2% मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने बताया कि कुछ नए मैन्युफैक्चरर जो अभी मार्केट में इंटर कर रहे हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके ये जो सप्लाई चेन का इशू है इसको
ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें भी कुछ अपडेट्स आया जो कि अभी वीडियो के एंडिंग तक मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों करंट टाइम इनके पास 2000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं, तो इनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन और टाइमलाइन क्या हो सकती है इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा ऑर्डर जो 750 करोड़ रुपीस के आसपास का है, महाराष्ट्र से मिला हुआ है। इनका बताया कि जैसे ही इनको ऑर्डर मिल जाएगा 60 दिन के अंदर ये एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट जो अभी तक मिला हुआ है ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। साथ ही साथ जैसे ही इनको ऑर्डर मिलता है ये 4 से 7 दिनों के अंदर इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इंस्टॉलेशन के बाद भी जब कंप्लीट वर्क हो जाता है उसके बाद कुछ होल्डिंग पीरियड होता है। 3 महीने के अंदर 90% पेमेंट आता है, फिर 10% पेमेंट होल्ड रहता है। इसी वजह से इनका रिसीवेबल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कैपेसिटी कितनी बिल्डअप कर ली है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों अगर रिसीवेबल्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर तक अभी इनके पास 1175 करोड़ रुपीस के ट्रेड रिसीवेबल थे। इसी के साथ रेवेन्यू टारगेट की बात करें तो अगले क्वार्टर भी ये 600 करोड़ रुपीस का मिनिमम टारगेट का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा मार्च 24 में हमने देखा कि 609 करोड़ रुपीस का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो मार्च FY 25 में मिनिमम 600 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, चाहे फिर रेवेन्यू फ्लैट रहेगा या फिर स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 21% का था। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% का भी अगर ये मेंटेन कर ले तो पैट में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो 62% तक कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई है। इसी के साथ ये FY 27 तक ये अपनी कैपेसिटी डबल करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ कंपनी को अभी FY 26 में भी ग्रो करना है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये डी बॉटलनेकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है और जितना भी ग्रोथ होने वाली है ये इजिली कैटर कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में EV मोटर्स से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये बिजनेस में क्या पोटेंशियल देखने को मिल सकता है इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इनके एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो यहाँ पे टाई अप इन्होंने स्टार्ट कर दिया EV OEM के साथ और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि EV मोटर्स में आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में EV से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे जो मेनली बिजनेस अभी कुसुम स्कीम से इनका आ रहा है तो ये डाइवर्सिफाइड होगा और बिजनेस में एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। तो दोस्तों अगर इनके टेक्नोलॉजी और मार्केट पोजीशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंट्रोलर्स के लिए इनके पास काफी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से काफी पॉजिटिव सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इनका ओवरऑल ऑर्डर का ब्रेकडाउन अगर करें तो इनका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि अकेले महाराष्ट्र से 1200 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिले होंगे। इसके अलावा एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं यूपी से, हरियाणा से और राजस्थान से मिले हैं। तो 2000 करोड़ रुपीस में से 1200 करोड़ रुपीस अकेले महाराष्ट्र से आया हुआ है। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, राजस्थान से भी इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हो रहा था उसके वजह से ये शेयर प्राइस काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। हालांकि महाराष्ट्र में दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो यहाँ पे शेयर काफी तेजी से ऊपर गया था। हालांकि जनवरी में अभी ओवरऑल मार्केट वीक चल रहा है। एज सच इनका एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, मेनली इंडियन गवर्नमेंट से इनको बिजनेस मिल रहा है, जो कि PM कुसुम स्कीम से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी करंट टाइम में जो ग्लोबली ट्रम्प की नई नई पॉलिसी आ रही है इसके चलते पूरा मार्केट ही वीक है। तो ये शेयर भी कुछ अलग से नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि PM कुसुम स्कीम का काफी ज्यादा फायदा शक्ति पंप्स को देखने को मिला है। हालांकि शेयर ने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है, लेकिन साथ ही साथ बात करें मैनेजमेंट अभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि 25 से 30% की ग्रोथ कंपनी ला सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा इशू देखने को मिला कि यहाँ पे DCR सेल्स की सप्लाई चेन इशू है, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। इसके लिए कंपनी ने बताया कि हम कुछ नए मैन्युफैक्चरर से टाई अप करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक अनाउंसमेंट है 3 फरवरी 2025 का, यानी रिजल्ट आने के बाद का है। लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पे एडिशनल टाई अप किया गया है DCR सेल के लिए। तो यहाँ पे कंपनी ने टाई अप किया है रिन्यू फोटोवोल्टाइक प्राइवेट लिमिटेड से, जहाँ पे एडिशनल 1300 करोड़ रुपीस के DCR सेल्स के मॉड्यूल की ये सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक इशू था DCR सेल से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को लग रहा था थोड़ा सा सप्लाई इशू हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने टाई अप कर दिया। ये इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इनका EV में अच्छा बिजनेस जो कि आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर स्टॉक पी की बात करें 27 का है, मुझे लगता है कि अगर कंपनी इसी रफ्तार से ग्रो करती रही जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो ये रिजनेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में शॉर्ट टर्म में काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अभी बात करें तो स्मॉल कैप शेयर काफी गिरे हुए हैं, ऐसे में इस कंपनी का भी शेयर गिर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना ही पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम भी इस कंपनी को होल्ड किए हुए हैं और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से
इन्वेस्टेड रहने का प्लान है। लेकिन दोस्तों अगर इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि इस कंपनी में मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है और क्लाइंट्स को भी रिकमेंड की गया है और इस लेवल पे भी अभी मैं बाई करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। बाकी आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। आपको हमारे पोर्टफोलियो से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।